आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के सिलेबस के बारे में। जो भी हमारे बीए के छात्र हैं जिनको 2023 और 24 के सेशन में पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का पेपर देना, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सिलेबस के साथ उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्लियर कराने वाले हैं और परीक्षा में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपको जानकारी आज की इस वीडियो में मिलेगी। तो कुल मिला के यदि आपको परीक्षा से पहले ये मालूम रहे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे और किस टॉपिक से आएंगे और किस प्रकार के आएंगे, तो आपको परीक्षा में काफ़ी आसानी होगी। तो वही आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे पूरी वीडियो। ठीक है, और देखेंगे भी, और क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा उनको आप तैयार भी करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर ये फर्स्ट है। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट का नाम है पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्या है? पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। और प्रश्न पत्र यानी पेपर का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा में, जितने भी प्रश्न हैं वो आपके जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसी से जुड़े होते हैं। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, इसका मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत का संविधान। तो जितने भी प्रश्न होंगे वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होंगे और भारत के संविधान से जुड़े होंगे इस पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। ठीक है, आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए ये आपके यूनिट है नंबर 1 2 3 4, इसी तरह 8 यूनिट है। पूरा सिलेबस 8 यूनिट और उसके सामने टॉपिक्स हैं। इन्हीं 8 टॉपिक्स में पूरा का पूरा कंप्लीट है, यहीं से प्रश्न आएंगे और आपको अच्छी भाषा में और इजी भाषा में समझाने के लिए इस पूरे के पूरे टॉपिक्स को, सिलेबस को मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट आ गया हिंदी में। इसी तरह मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए, आप अच्छे से समझ पाए इसलिए मैंने इसे हिंदी में कर लिया है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जन्म और विकास राजनीतिक रुझान, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन आएंगे और इसके विकास के बारे में आएंगे और राजनीतिक रुझान से जुड़े क्वेश्चन आएंगे यूनिट नंबर फर्स्ट में। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन है, क्योंकि यही ही प्रश्न पत्र का नाम है। तो आप लोग समझिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न 100% है, आएगा ही आएगा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई जगह देखने को मिलेगा। करीब करीब 10 से 12 नंबर का यही प्रश्न आएगा, लेकिन उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कारण बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो लाभ हैं उनके बारे में बताइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विवेचना कीजिए, विशेषताएं बताइए, कारण बताइए। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम जान लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में थोड़ा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के लोगों के हित से संबंधित जन आंदोलन था। यदि कि जो आंदोलन किया गया था वो जो भारत के जितने भी लोग थे उनके अच्छे के लिए, उनसे संबंधित, उनके हित के लिए, ठीक है, उनके हित लिए, उनके खातिर और उनसे संबंधित ये आंदोलन था। ठीक है, जो कि ना कि एक शहर में, एक राज्य में, ये पूरा का पूरा पूरे देश में पूरी तरह फैल गया था। ठीक है, देश भर के कई बड़े और छोटे विद्रोह हुए थे, यानी कि देश भर में छोटे छोटे लड़ाइयाँ, दंगे, ठीक है, और विद्रोह यानी कि किसी चीज़ का, मान लीजिए बोलते नहीं कि आपने इस चीज़ का विद्रोह किया है, ठीक है, तो वो वाला विद्रोह। ठीक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे देश भर में बहुत सारे विद्रोह भी हुए और कई जो क्रांतिकारियों ने, यानी कि अपने देश के जो बहुत सारे क्रांतिकारी थे, बहुत सारे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी और भी बहुत सारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने, ठीक है, कई क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश को बल से, यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे उनको बल से और कई और अहिंसक उपायों से देश से बाहर करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी और देश भर में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश के लोग थे उनको भारत देश से बाहर किया, भारत देश से बाहर किया। कई जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और क्रांतिकारियों को बाहर किया देश से, और उन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, जिससे मतलब कि इस प्रकार आगे उभर के आए, आगे निकल के आए। ठीक है, कि अब हम
देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग एकजुट करके अपने देश से सभी जितने विदेशी लोग हैं उनको हम हटा दे रहे हैं जो हमारे देश को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, सिंपल सा आसान भाषा में परिचय, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह। बाकी राजनीतिक रुझान ये कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब हमारी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आएगी या फिर चैप्टर वाली तो उसमें हम इसको बता देंगे। ठीक है, मेन जो था मैंने आपको बता दिया। अब यूनिट नंबर 2 में आपको संवैधानिक विकास के चरण, तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है संवैधानिक विकास के चरण, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, विधानसभा भारतीय संविधान का दर्शन और नागरिकता के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न आएंगे आपके यूनिट नंबर 2 से। तो यूनिट नंबर भी 2 आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न आ सकता है कि संवैधानिक विकास के चरण बताइए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, भारतीय संविधान के दर्शन के बारे में बताइए, नागरिकता किसे कहते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संवैधानिक विकास के चरण के बारे में। तो संवैधानिक विकास के कई सारे चरण हैं और कई सारे इसके जो जिसको बोलते हैं एक्ट, ठीक है, वो हैं। तो सबसे पहला जो संवैधानिक विकास का जो प्रथम महत्वपूर्ण चरण है वो है नंबर 1 पे, वो है रेगुलेटिंग एक्ट या फिर रेगुलेटिंग चरण। ठीक है, रेगुलेटिंग चरण जो कि सन 1773 में, ठीक है, ये चालू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 पे आप लोग लिख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी का है। ठीक है, और आप लोग इसी तरह अन्य हैं जिनके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। चार्टर एक्ट, ठीक है, कौन सा? चार्टर एक्ट जो कि 1813 में, ठीक है, पारित हुआ या एक्ट चालू हुआ। और अगला है भारत शासन अधिनियम जो कि 1858 में, ठीक है, चालू हुआ। और अगला है भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1861 में पारित हुआ या फिर अधिनियम लागू हुआ। तो इस तरह कुछ इसके चरण हैं, कुछ इसके एक्ट हैं संवैधानिक विकास के, जिनके बारे में मैंने आपको बताया वो कौन से हैं और वो किस सन से जुड़े हुए हैं, कौन से सन से, उनके बारे में बताया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा अपने बुक से या फिर इंटरनेट पे। बाकी हम तो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में इसको कवर ही कराएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अगला प्रश्न है, मतलब इसी में है कि संविधान का निर्माण। अब संविधान के निर्माण के बारे में परिचय दीजिए। ठीक है, छोटा सा परिचय आपको लिखना है क्योंकि ये हमारी जो सिलेबस की क्लास है, बस हम आपको इसमें ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या ज़रूर से ज़रूर तैयार करना है। बस बाकी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो हम बाद में आप लोगों के समक्ष पेश करेंगे। तो भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, कितने सदस्यों ने? 389 सदस्यों ने भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम में लाए गए हैं। तो कुल मिला के भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। ठीक है, तभी से 26 जनवरी हर साल जो सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे संविधान निर्माण के बारे में उसका छोटा सा परिचय। ठीक है, बाकी के जो पॉइंट है यहाँ पर भारतीय संविधान का दर्शन, नागरिकता, ये थोड़े इस क्वेश्चन से, मतलब कि ये जैसे कि 20 है, ये 100% चांस है आने के क्वेश्चन, तो ये मान लीजिए 90% ही है, ना कि 90% ही है। तो इसको हम कवर कराएंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आएंगे। लेकिन अब यूनिट नंबर 3 में जानते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है, इससे जुड़ा प्रश्न 100% आएगा ही आएगा। मैं आपको जहाँ बोलूँ तहाँ लिख दूँ। ठीक है, 100% आएगा और करीब करीब आपको इससे जुड़े 5 से 10 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार से जुड़ा।
तो इसका उत्तर जरूर जान लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा परिचय जरूर जान लेते हैं। ठीक है, तो बताया जाता है मौलिक अधिकार मूल रूप से भारत के संविधान के भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। ध्यान सुनिएगा, भाग 3 में 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था। इनमें संपत्ति का अधिकार शामिल था, जिसे जब 44वां संविधान में संशोधन हुआ तो इसमें इसको हटा दिया गया था। किसको? जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन में हटा दिया गया था। अब केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? अब इस समय करंट में सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से हैं। कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 पे समानता का अधिकार। ठीक है, नंबर 2 पे लिख दीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हैं प्रमुख मौलिक अधिकार, जिनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि पहला समानता का अधिकार था, जो कि अनुच्छेद 14 और 18 ठीक है 14 और 18 का है। ठीक है, और स्वतंत्रता अधिकार जो है अनुच्छेद 19 और 22 का है। तो भाई समानता का अधिकार में क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार में ये है कि आप कहीं पर भी शहर भर में, मतलब कि अपने पूरे देश में कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कुछ जो लीगल है वो कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि आप अब अपने गांव में हैं तो अब दूसरे गांव में नहीं जा सकते, या दूसरे शहर में नहीं जा सकते, या फिर दूसरे आप ठीक है सिटी में नहीं जा सकते, या फिर आप कोई काम नहीं कर सकते, सिर्फ अपने ही गांव में या फिर अपने शहर में ही कर सकते। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी लीगली कर सकते हैं, कहीं पर बिजनेस कर सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी तरह समानता के अधिकार में लिखना पड़ेगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार में लिखना पड़ेगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो धर्म की स्वतंत्रता में आप लोगों को एक जो न्यूज़ आप लोगों की समस्त वायरल हुई होगी, जो कि पाकिस्तान से एक लेडी आई थी। ठीक है, सीमा हैदरवाल, आपने सुना होगा न्यूज़। ठीक है, तो उसमें आप किसी भी धर्म से किसी भी धर्म में आसानी से आप उसमें अपना धर्म बदल सकते हैं। वो पूरी तरह संविधान के हिसाब से जायज़ है। ये कहीं पर संविधान में नहीं लिखा है कि आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप अगर इच्छुक हैं, अगर आप जानबूझकर अगर किसी धर्म को परिवर्तन करना चाह रहे हो तो आप हिंदू से मुस्लिम हो सकते हैं, मुस्लिम से हिंदू हो सकते हैं, सिख से ईसाई, ईसाई से हिंदू, आप किसी भी धर्म में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जितने भी 6 मौलिक अधिकार, इनके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल का टॉपिक है, परीक्षा में आएगा तय है। ठीक है, अगला यहाँ पर आ जाएगा मौलिक कर्तव्य। भाई मौलिक अधिकार दूसरी चीज़ है और मौलिक कर्तव्य दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य, सबसे पहले प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं। तो सिंपल सा इसका अर्थ है मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार 6 हैं, मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, तो जो मतलब मौलिक कर्तव्य है, प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या थी ना, वो 10 ही थी। शुरू में जो मौलिक कर्तव्य थे वो 10 ही थे। जब 86वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, संशोधन हुआ तो अधिनियम 2002 के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, जो कि मैं आपको इनके बारे में बता दे रहा हूँ। तो नंबर 1 पे आपका मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ध्यान से सुनेंगे। दूसरा है राष्ट्रगान स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता का पालन करना। नंबर 3 है आपका भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। नंबर 4 आपका आ जाएगा जब आह्वान किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करें। नंबर 5 पे आप लिख दीजिएगा भाईचारे की भावना। नंबर 6 पे लिख दीजिएगा मिश्रित संस्कृति की जीवित रखना। और नंबर 7 पे आपका आ जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। नंबर 8 पे आ जाएगा आपका वैज्ञानिक सोच विकसित करना। नंबर 9 आपका आ जाएगा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। नंबर 10 पे आपका आ जाएगा उत्कृष्टता के लिए प्रयास। और नंबर 11 पे आ जाएगा सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वो मतलब कि
जितने भी अपने बच्चे हैं या फिर संविधान के प्रति जो मतलब कि नियम कानून हैं उनको फॉलो करें। ठीक है, तो ये है पूरे के पूरे 11 मौलिक कर्तव्य, जिनके बारे में इनके बारे में आप अच्छे थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, और ना ही परीक्षा में आए तब भी आपको जनरली जानना भी चाहिए। ठीक है, और ये 2 मेन टॉपिक थे जिनको मैंने आपको क्लियर करा दिया। बाकी राज्य के निर्देशक सिद्धांत जो ये सिस्टम है पूरा हम आपको क्वेश्चन आंसर वाले में कवर कराएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 4 है कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष का इतिहास। तो मौलिक अधिकार और जो ठीक है, निर्देशक सिद्धांत है, इनके बीच जो संघर्ष हुआ है, ठीक है, उसके इतिहास के बारे में बताना है। कोई हाई लेवल का जरूरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही, तो प्रश्न यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, और संशोधन की प्रक्रिया के बारे में क्वेश्चन बनेगा। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आ जाएंगे यूनिट नंबर 5 की ओर। यूनिट नंबर 5 में है कि संघ कार्यपालिका एवं संघ विधायिका, जैसे कि राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष, इन सभी के बारे में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कि संघ कार्यपालिका क्या है, संघ विधेयिका क्या है, राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ मतलब कि क्या क्या हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब प्रश्न बन सकते हैं। मंत्रिमंडल के बारे में सेम ऐसे ही, प्रधानमंत्री की पावर शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके नियुक्ति के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया होनी चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है। ठीक है, ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा यूनिट नंबर 5 में। बहुत ही हाई लेवल का ये यूनिट है, इससे जुड़े करीब करीब आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे, तो यह आप अभी से तैयार कर लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है संघ कार्यपालिका का, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। किसको दी गई हैं? जो संविधान के हिसाब से संघ जो कार्यपालिका है उसकी जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं। ठीक है, पर वास्तव में प्रधानमंत्री ने नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है, ये है कुछ पॉइंट। ठीक है, बाकी इसी तरह आप लोग राज्य कार्यकारिणी के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इस सब मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, ये आपको हम पढ़ाएंगे जब क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो आएगी तो उसमें। ठीक है, अब अगला यूनिट आ जाएगा आपका यूनिट नंबर 6। तो इसमें है राज्य कार्यकारिणी एवं विधानमंडल से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि राज्य कार्यकारिणी की शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, राज्यपाल का कार्य क्या होता है। ठीक है, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इसका नियुक्त मतलब कि राज्यपाल का कैसे किया जाता है। ठीक है, इन सभी के बीच संबंध भी बताना है आप सभी को। मंत्री, ठीक है, मंत्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मंत्री किसे कहते हैं, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है। ठीक है, क्या अंतर है, ये सभी प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन पॉइंट यहाँ पर जान लेते हैं। पहला पॉइंट कि राज्य कार्यकारिणी, ठीक है, कार्यकारिणी के बारे में। तो राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल और मंत्री परिषद होते हैं। राज्य कार्यकारिणी में कौन कौन होता है? राज्यपाल होता है और मंत्री परिषद होती हैं। ठीक है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल और मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है और वह अपनी इच्छानुसार पद पर बना रहता है। केवल 35 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही इस कार्यालय में नियुक्ति के पात्र हैं, यानी कि 35 वर्ष से ज़्यादा वाले, ठीक है, कम वाले नहीं हैं पात्र। तो इस प्रकार आप लिखेंगे राज्य कार्यकारिणी के बारे में परिचय, और राज्यपाल मतलब कि इसमें क्या होता है राज्य कार्यकारिणी में। ठीक है, इस प्रकार आप इसका परिचय लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा और जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, विधानसभा, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। विधानसभा जन प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। ठीक है, संविधान के अनुसार विधानमंडल राज्यपाल एवं विधानसभा को मिलकर बनता है। ठीक है, ये है मेन पॉइंट।
उसके बाद इसी तरह विधान परिषद। विधान परिषद राज्य का एक अस्थायी सदन है। क्या है? एक अस्थायी सदन है जो कि एक जगह स्थिर रहता है, जिसके सदस्य राज्यसभा की तरह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, परंतु सारे सदस्य एक ही समय पर नहीं चुने जाते। इसके बारे में थोड़ा सा परिचय, बाकी डिटेल में हम क्वेश्चन आंसर वाले में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, अब अगला आपका आ जाएगा न्यायपालिका, यानी कि जहाँ पर न्याय किया जाता हो। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिले की संरचना, शक्ति और क्षेत्राधिकार, अदालत, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उच्च न्यायालय के बारे में, जिले के न्यायालय के बारे में, शक्तियाँ और अधिकार, क्षेत्राधिकार, अदालत, इन सब से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा परिचय जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का शीर्ष न्यायालय है एवं यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। ठीक है, कौन सा है? अंतिम न्यायालय, जहाँ से सभी आपका जो मतलब कि ब्लॉक लेवल का जो न्यायालय होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, फिर आपका स्टेट लेवल का होता है, फिर आप लोग जहाँ पर जाते हैं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, तो वहाँ पर लास्ट स्टेज है कि आपको हर हाल में वहाँ पर आपका न्याय होगा सर्वोच्च न्यायालय में। आप सही है तो सही आपको दिखाया जाए, गलत है तो गलत आपको दिखाया जाएगा। तो ये लास्ट अंतिम न्यायालय है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका परिचय लिखेंगे। बाकी उच्च न्यायालय के बारे में थोड़ा हम आपको बता दें, क्योंकि भाई अब सर्वोच्च न्यायालय बताएं तो उच्च न्यायालय भी बताना बनता है। तो उच्च न्यायालय में का आशय है आमतौर पर किसी देश या राज्य की वरिष्ठ अदालत से है। कुछ देशों में यह उच्चतम न्यायालय है, दूसरों में यह न्यायालय के पदानुक्रम में द्वितीय उच्चतम न्यायालय है। ऐसी अदालत में न्यायाधीश के रूप में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय न्यायाधीश कहा जाता है। तो ये रहा थोड़ा सा परिचय उच्च न्यायालय के बारे में। ठीक है, बाकी इसमें जो क्वेश्चन और हैं, जो और टॉपिक हैं, इनको हम कवर कराएंगे। अगला यूनिट है यूनिट नंबर 8, यानी कि लास्ट यूनिट, केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। जनजातीय क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चन आएगा। पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान क्या है? ठीक है, और शक्तियों के बारे में, कार्य के बारे में क्वेश्चन आएगा। निर्वाचन आयोग से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनेंगे, ध्यान रखेंगे इन सभी पॉइंटों को। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में थोड़ा राय मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूँगा अपनी, कि केंद्र के पास राज्यों की सहमति के बिना भी अपने सशस्त्र बलों को तैनात करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इस मामले में राज्यों से परामर्श किया जाना चाहिए। ठीक है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले केंद्र को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। ठीक है, तो ये परामर्श ज़रूर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हाँ भाई, जो संविधान का रूल्स है उस हिसाब से ये जायज़ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ संविधान का उल्लंघन होगा। तो ये कुछ यूनिट हैं 8, जो कि मैंने आपको सभी के बारे में लगभग थोड़ा थोड़ा परिचय कराया। बाकी जो जहाँ जहाँ से प्रश्न बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अभी तैयार करेंगे तो बहुत ही बेटर है। बाकी अगर आप ये पूरी की पूरी सिलेबस हिंदी में प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।